नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में हम शादी के इतिहास और इसके विकास पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। आजकल जब हम शादी के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? प्यार, साथ निभाना, अपनी पसंद से जीवन साथी चुनना, यही सब बातें हैं ना? हाँ बिल्कुल, आज तो यही मायने रखता है ज्यादातर लोगों के लिए। पर क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? शायद नहीं। शादी का जो इतिहास है वो असल में कहीं ज्यादा पेचीदा है और कई अलग अलग चीजों से जुड़ा हुआ है। इसमें आप देखें तो जीव विज्ञान भी है, संपत्ति का मामला है, समाज को चलाने के तरीके हैं, हाँ, और यहाँ तक कि जिंदा रहने की जो बुनियादी जरूरतें होती हैं वो भी शामिल हैं। वैसे अगर आप ऐसे ही इतिहास, विज्ञान और समाज से जुड़ी रोचक जानकारियां सुनना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपकी मदद से हम और भी दिलचस्प बातें आप तक ला सकेंगे। बिल्कुल। तो हाँ, आप कह रही थी कि शादी का इतिहास काफी पेचीदा रहा है। हाँ, तो चलिए आज समझते हैं कि इंसान के शुरुआती दिनों से लेकर, मतलब जब वो झुंडों में घूमते थे, शिकार करते थे, वहां से लेकर आज के मॉडर्न समाज तक, शादी का ये सफर आखिर रहा कैसा है। शुरुआत कहाँ से करें? उस जमाने से? हाँ बिल्कुल, सबसे पीछे चलते हैं। वो समय मतलब करीब 70,000 साल या शायद उससे भी पहले का। तब इंसान छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, घुमंतु जीवन जीते थे। अच्छा, शिकारी संग्राहक जिन्हें कहते हैं। हाँ वही। उस जीवन शैली में आप सोचिए सब कुछ साझा होता था। मतलब शिकार से मिला खाना, रहने की कोई एक पक्की जगह तो थी नहीं, और यहाँ तक कि बच्चों की देखभाल भी, जिसे हम आज शादी कहते हैं, वैसी कोई फॉर्मल रस्म या कोई सिस्टम था ही नहीं। तो फिर रिश्ते कैसे बनते थे? रिश्ते ज्यादातर आपसी आकर्षण पर, जरूरत पर और उस वक्त के हालात के हिसाब से बनते और बदलते थे। कोई ऐसा बंधन नहीं था कि बस यही रिश्ता रहेगा। और इसमें एक बहुत दिलचस्प बात यह है, इंसान के बच्चे वो जन्म के बाद काफी लंबे समय तक बहुत असहाय होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, उन्हें बहुत देखभाल की जरूरत होती है। कई सालों तक ये किसी एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं थी। इसलिए लंबे समय तक साथ रहने वाले जोड़े और उससे भी ज्यादा पूरे कबीले का साथ, पूरे ग्रुप का सपोर्ट बच्चों के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी था। अच्छा। और उस समय यह पक्के तौर पर जानना भी मुश्किल था कि बच्चे का बायोलॉजिकल पिता कौन है। इसलिए बच्चे को आप कह सकते हैं पूरे कबीले की जिम्मेदारी माना जाता था। तो वो जो रिश्ते थे वो जैविक जरूरत और सामाजिक सुरक्षा के लिए थे, किसी औपचारिक शादी के लिए नहीं। ये तो हुई शुरुआती इंसानों की बात, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। खेती की शुरुआत हुई लगभग 10,000 साल पहले। इंसान एक जगह टिककर रहने लगे। हाँ, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। हाँ, गांव बसे, बस्तियां बनी। इसने रिश्तों को कैसे बदला, चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, खेती की शुरुआत ने सचमुच सब कुछ बदल दिया। ये मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब इंसान एक जगह बस गए, जमीन पर खेती करने लगे, तो पहली बार निजी संपत्ति का जो आइडिया है वो मजबूत हुआ। अच्छा, मतलब ये मेरा है वाली भावना। हाँ बिल्कुल। अब लोगों के पास अपनी जमीन थी, अपने पालतू जानवर थे, अनाज के भंडार थे। और यहीं से एक बिल्कुल नया और अहम सवाल पैदा हुआ कि ये जो संपत्ति इकट्ठा हुई है, ये मेरे मरने के बाद किसे मिलेगी? इसका वारिस कौन होगा? हाँ, ये तो जरूरी सवाल है। यही से शादी ने, आप कह सकते हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक सामाजिक समझौते का रूप लेना शुरू किया। इसका शुरुआती और मुख्य मकसद, जैसा मैंने कहा, प्यार या रोमांस नहीं था, बल्कि संपत्ति का सही वारिस तय करना था। सिर्फ वारिस तय करना? हाँ, मुख्य रूप से समाज के लिए ये जरूरी हो गया कि ये क्लियर हो कि कौन किसका बच्चा है, ताकि संपत्ति सही हाथों में जाए, झगड़े ना हो। तो कई समाजों में क्या हुआ कि इसके लिए सार्वजनिक रूप से एक महिला को एक पुरुष की साथी घोषित किया जाने लगा, और फिर केवल उन्हीं से पैदा हुए बच्चों को लेजिटिमेट यानी जायज वारिस माना जाता था। अच्छा। तो शादी की शुरुआत असल में एक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बनाने की जरूरत से हुई थी, प्यार से नहीं बल्कि प्रॉपर्टी और ऑर्डर से। तो मतलब शादी की जड़ें प्यार में नहीं बल्कि संपत्ति और व्यवस्था में थीं। ये तो काफी अलग नजरिया है आज के हिसाब से। फिर जब बड़ी बड़ी सभ्यताएं बनी, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत, ग्रीस, रोम, वहां पर शादी का क्या रूप था? क्या वहां भी यही सिस्टम चलता रहा? बिल्कुल। इन प्राचीन और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड सभ्यताओं में शादी एक मजबूत सामाजिक संस्था बन गई। इसके नियम कायदे और ज्यादा साफ हो गए, लेकिन इसका जो कोर पर्पस था वो काफी हद तक वही रहा, खासकर ऊंचे तबकों में, मतलब राजाओं और अमीर परिवारों में। शादियां अक्सर पॉलिटिकल या इकोनॉमिक अलायंस बनाने का जरिया होती थी।
मतलब राजनीतिक या आर्थिक गठबंधन। हाँ, दो परिवारों या दो राज्यों को जोड़ने के लिए शादियां करवाई जाती थी। जैसे भारत के इतिहास में ही देख लें, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना का विवाह, वो एक ऐसा ही उदाहरण है। उससे न केवल रिश्ते मजबूत हुए, बल्कि क्षेत्रों का आदान प्रदान भी हुआ। अच्छा, हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। और आम लोगों के लिए, जैसे किसान या कारीगर, उनके लिए शादी की अहमियत थोड़ी अलग थी, लेकिन उतनी ही प्रैक्टिकल थी। उन्हें घर चलाने के लिए, खेती करने में या दूसरे कामों में हाथ बटाने के लिए पत्नी और बच्चों की जरूरत थी। मतलब एक तरह से लेबर फोर्स। हाँ, कह सकते हैं। परिवार अक्सर खुद ही शादियां तय करते थे, ताकि घर गृहस्थी ठीक से चले, मेहनत करने वाले लोग मिलें और समाज में एक स्टेबिलिटी बनी रहे। इन शादियों से रिश्तेदारों का एक बड़ा नेटवर्क भी बनता था, जो जरूरत पड़ने पर मुश्किल समय में एक दूसरे के काम आता था। ये तो है। और ज्यादातर समाजों में महिलाओं की भूमिका मुख्य रूप से घर और बच्चों की देखभाल तक ही सीमित रखी गई थी, जबकि पुरुष बाहरी दुनिया के काम, संपत्ति और राजनीति संभालते थे। यहाँ तक कि रोम के टाइबेरियस जैसे शक्तिशाली शासक को भी। टाइबेरियस, रोमन एम्परर? हाँ, उसे भी राजनीतिक फायदे के लिए अपनी पत्नी को तलाक देना पड़ा था। इससे पता चलता है कि व्यक्तिगत भावनाएं या पसंद उस समय सामाजिक और राजनीतिक जरूरतों के सामने कितनी छोटी थी। हमने संपत्ति की बात की, राजनीतिक गठबंधनों की बात की, सामाजिक व्यवस्था की बात की, लेकिन वो चीज जिसे हम आज शादी का सबसे अहम हिस्सा मानते हैं, यानी प्यार, रोमांस, उसका क्या? क्या उस जमाने में प्यार का शादी से कोई लेना देना ही नहीं था? और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फर्क है आज और उस जमाने की सोच में। देखिए, हजारों सालों तक ज्यादातर संस्कृतियों में रोमांटिक प्यार शादी का आधार बिल्कुल नहीं माना जाता था। ऐसा नहीं है कि लोगों को प्यार नहीं होता था। प्यार तो हमेशा से इंसान की भावना का हिस्सा रहा है, पर शादी का फैसला प्यार के आधार पर नहीं लिया जाता था। अच्छा। हम अक्सर हीर रांझा, लैला मजनू या रोमियो जूलियट जैसी प्रेम कहानियां सुनते हैं और उन्हें बहुत रोमांटिक मानते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन कभी सोचा है कि इन कहानियों का अंत अक्सर दुखद क्यों होता था? ट्रैजिक? क्यों? क्योंकि ये प्रेमी उस समय के सामाजिक नियमों, पारिवारिक इज्जत और जो तय की हुई व्यवस्थाएं थीं, उनके खिलाफ जा रहे थे। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। उस समय शादी में कर्तव्य निभाना, परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करना, आर्थिक सुरक्षा देखना और खानदान का मान रखना, ये सब बातें व्यक्तिगत पसंद और रोमांटिक भावनाओं से कई ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती थीं। प्यार अगर होता भी था, तो अक्सर शादी के दायरे से बाहर या उसके बावजूद होता था, न कि उसकी वजह से। तो ये हजारों साल पुरानी सोच आखिर बदलनी कब शुरू हुई? कब लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि भाई शादी प्यार के लिए भी की जा सकती है? ये बदलाव देखिए अचानक नहीं आया, ये धीरे धीरे हुआ और इसके पीछे कई बड़े सामाजिक और आर्थिक कारण थे। खासतौर पर 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में बड़े बदलाव आए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति। हाँ, लोग गांवों से शहरों की तरफ आने लगे, काम करने के नए तरीके आए। इसी दौरान छपाई मशीन का आविष्कार हुआ और किताबें, उपन्यास, कहानियां ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगी। और साथ ही वो जो एनलाइटनमेंट का दौर था, ज्ञानोदय का, उसके विचारों ने व्यक्तिगत आजादी, तर्क और अपनी पसंद से जीने के महत्व पर जोर दिया। अच्छा, तो मतलब लिटरेचर और नए विचारों का असर हुआ? बहुत ज्यादा। इन उपन्यासों और कहानियों ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने शादी में प्यार और रोमांस के विचार को एक आइडियल, एक आदर्श के रूप में पेश किया। लोग ऐसी कहानियां पढ़ने लगे जहां हीरो हीरोइन प्यार के लिए समाज से लड़ते हैं, परिवार के खिलाफ जाते हैं। इससे खासकर युवा पीढ़ी के मन में यह ख्याल आने लगा कि शादी सिर्फ परिवार का तय किया हुआ समझौता या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये दो लोगों के बीच प्यार और आपसी पसंद पर आधारित होनी चाहिए। ये विचार धीरे धीरे फैलता गया और 20वीं सदी आते आते दुनिया के कई हिस्सों में प्यार को शादी का एक जरूरी, बल्कि कह सकते हैं मुख्य आधार माना जाने लगा। और अब आते हैं बिल्कुल आज के दौर में। आज हम उस स्थिति में हैं जहां ज्यादातर लोग मानते हैं कि हाँ भाई, शादी का मुख्य आधार तो प्यार ही है। तो जब प्यार शादी के केंद्र में आ गया, तो इसका नतीजा क्या हुआ? क्या इससे सब कुछ बेहतर हो गया या नई तरह की चुनौतियां सामने आईं? देखिए, जब प्यार शादी का मुख्य आधार बना, तो इससे जुड़ी उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, आसमान छूने लगी। पहले शादी के उद्देश्य ज्यादा क्लियर और लिमिटेड थे, प्रॉपर्टी की सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, बच्चों का पालन पोषण। लेकिन अब हाँ, अब तो उम्मीदें बहुत है।
अब उम्मीद की जाती है कि आपका जीवन साथी आपका सबसे अच्छा दोस्त हो, आपका सोलमेट हो, एक पैशनेट लवर हो, मुश्किल वक्त में आपका सबसे बड़ा सहारा हो, घर चलाने में बराबर का आर्थिक भागीदार हो और शायद आपका पर्सनल थेरेपिस्ट या सलाहकार भी हो। हाँ हाँ, ये तो है, सब कुछ एक ही इंसान से चाहिए। बिल्कुल, यानी एक ही रिश्ते और एक ही इंसान से लगभग हर तरह की इमोशनल, सोशल और इकोनॉमिक जरूरत पूरी होने की उम्मीद। ये बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है। और इसी के साथ एक और बड़ा बदलाव आया, महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। महिलाएं पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनी और उन्होंने शादी के रिश्ते में बराबरी, सम्मान और अपनी पहचान की मांग करनी शुरू कर दी। वे अब चुपचाप वो पुरानी पारंपरिक भूमिका निभाने को तैयार नहीं थी। तो फिर टकराव तो होना ही था। हाँ, अब ये जो टकराव है, एक तरफ वो पुरानी पारंपरिक भूमिकाएं कि पति कमाएगा, पत्नी घर संभालेगी, और दूसरी तरफ ये नई आधुनिक उम्मीदें, बराबरी, दोस्ती, इमोशनल कनेक्शन, पर्सनल स्पेस। ये अक्सर रिश्तों में तनाव और संघर्ष पैदा करता है और शायद इसी वजह से हम तलाक के मामले भी ज्यादा देखते हैं आजकल। हाँ, ये भी एक सच्चाई है। हालांकि आज बहुत से लोग तलाक को सिर्फ शादी की संस्था के नाकामी के तौर पर नहीं देखते, बल्कि इसे दुखी या बेमेल रिश्तों को जबरदस्ती ढोते रहने के बजाय उनसे बाहर निकलने की एक व्यक्तिगत इच्छा और अधिकार के रूप में भी देखते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि शादी का जो रूप आज है, खासकर प्यार पर आधारित, वही इसका फाइनल डेस्टिनेशन है? क्या इसका विकास अब यहीं रुक गया है? मुझे नहीं लगता ऐसा सोचना सही होगा। इतिहास हमें यही सिखाता है कि शादी कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये कभी भी एक स्थिर या ठहरी हुई संस्था नहीं रही है। ये तो समाज की बदलती जरूरतों, विचारों और मूल्यों के साथ लगातार बदलती आई है और आगे भी बदलती रहेगी। अच्छा, आगे क्या बदलाव आ सकते हैं? देखिए, आज की युवा पीढ़ी को ही देखिए। उनके लिए पर्सनल ग्रोथ, अपना करियर, अपनी आजादी और पहचान ज्यादा मायने रखती है। कई लोगों के लिए शादी अब पहली जरूरत या सामाजिक दबाव नहीं है, बल्कि दो लोगों के बीच बराबरी की साझेदारी, साथ निभाने और एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने का एक वॉलंटरी अग्रीमेंट, एक स्वैच्छिक समझौता बनती जा रही है। हाँ, ये ट्रेंड तो दिख रहा है। अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो शादी का सफर कितना अद्भुत रहा है। शुरुआती कबीलों में मिलकर जिंदा रहने की जरूरत से शुरू होकर, फिर खेती के दौर में संपत्ति और कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेना, फिर राजनीतिक गठबंधनों का जरिया बनना, उसके बाद रोमांटिक प्यार का आदर्श बनना और अब शायद एक गहरी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना। ये बदलाव का सिलसिला रुका नहीं है, ये आगे भी जारी रहेगा। जैसे जैसे समाज बदलेगा, हमारी जरूरतें बदलेंगी, वैसे वैसे शादी का मतलब और रूप भी बदलता जाएगा। ये तो वाकई एक लंबा और दिलचस्प सफर रहा है। हमने देखा कि कैसे शादी का मतलब और मकसद समय के साथ कितना बदल गया। शिकारी संग्राहक कबीलों की उस सामूहिक देखभाल वाली व्यवस्था से जहां रिश्ते जरूरत पर आधारित थे, फिर कृषि समाजों में संपत्ति और वारिस तय करने वाले समझौतों तक, और आखिरकार आज के दौर में प्यार, बराबरी और साझेदारी पर टिके रिश्तों तक। ये सचमुच एक ऐसी संस्था है जो लगातार इवॉल्व हो रही है, विकसित हो रही है। हाँ, बिल्कुल। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि भले ही शादी का बाहरी रूप, उससे जुड़ी हमारी उम्मीदें और उसके नियम कायदे कितने ही बदल गए हों, लेकिन इसके कुछ बुनियादी और केंद्रीय लक्ष्य, जैसे इंसान के वंश को आगे बढ़ाना, समाज में एक तरह की व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखना और बच्चों की परवरिश और सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये किसी न किसी शक्ल में आज भी मौजूद हैं। तरीके बदल गए हैं शायद। हाँ, शायद तरीके बदल गए हैं, प्राथमिकताएं बदल गई हैं, लेकिन कुछ जरूरतें वैसी हैं। शादी सही मायनों में एक जीती जागती परंपरा है, जिसे हमारा जीव विज्ञान, हमारी बदलती संस्कृति, अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव और समय के साथ बदलते हमारे मानवीय मूल्य लगातार नया आकार देते रहते हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये आगे भी लिखी जाती रहेगी। इस पूरी बातचीत के बाद हम अपने श्रोताओं से पूछना चाहेंगे, आपके हिसाब से आज के समय में शादी का सबसे अहम उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या वो प्यार और साथ है, या समाज में व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखना ज्यादा जरूरी है, या फिर परिवार बनाना और संपत्ति की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा।